हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बायलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट एक है, अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम हैज़ नो नेट मूवमेंट। एक पिंड है जो कि संतुलन में है पर उसमें कोई भी आघूर्ण नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक बॉडी है, जब इस पर आघूर्ण लगाया जाता है तो ये क्या करता है कि मूव कर जाता है। लेकिन ये क्या है कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये मूव नहीं करेगा, आघूर्ण नहीं करेगा। तो इसका स्टेटमेंट एक क्या है कि सही है। स्टेटमेंट दो है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। ये भी सही है। ये एक एम मास का बॉडी है और वेलोसिटी भी है, तो इसका क्या होता है कि मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। देखिए, किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित नहीं होता है। संरक्षित क्या होता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये स्टेटमेंट 3 क्या है कि गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा गलत है, आपको वो बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियम। सही है। देखिए, रेडियम का क्या होता है, रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 88। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम को क्या करता है, डीके कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, रेडॉन। तो ये स्टेटमेंट एक क्या है, सही है। हीलियम इज एन इनर्ट गैस। सही है। इनर्ट का जो ग्रुप है उसमें सबसे टॉप पे कौन सा होता है, हीलियम गैस ही होता है। स्टेटमेंट 3 है, जेनन इज द मोस्ट रिएक्टिव एमोंग द रेयर गैस। इसमें कह रहा है जेनन दुर्लभ गैसों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। सही है। इसके अलावा क्रिप्टन भी है जो कि रिएक्टिव होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन द एटमोस्फेयर इज रेडॉन। ये गलत है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है ऑर्गन। ठीक, तो ये रेडॉन वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब कि इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पर्सन स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट फ्रिक्शन, हाउ कैन ही मूव अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन दिस प्लेस। तो इसमें कह रहा है कि एक सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस है, इस पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो ये आगे की दूरी कैसे तय करेगा। तो देखिए, बिना किसी फ्रिक्शन के सतह पर कोई व्यक्ति केवल सीधा ऊपर की तरफ कूदने में सक्षम होता है, क्योंकि कोई भी फोर्स जो सतह के पैरेलल लगाया जाता है वह व्यक्ति के फिसलने का कारण बनता है। क्योंकि सतह के पैरेलल जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति फिसल जाता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि आप कूद कर आगे जा सकते हो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इमल्सन इज अ कोलाइडल ऑफ। पायस एक कोलाइडल होता है, किसका होता है, गैस इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन गैस का, या गैस इन सॉलिड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मिल्क। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ आपको कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो सॉल्यूशन कैसे बनता है आपको वो दिया हुआ है। यहाँ क्या है, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब क्या कि जो घुलने जा रहा है, और डिस्पर्सन जिसमें घुलने जा रहा है। ठीक, लिक्विड इन गैस क्या होता है, एरोसोल होता है। उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, लिक्विड इन गैस एरोसोल। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल होगा फॉग, क्लाउड और मिस्ट। सेकेंड है सॉलिड इन गैस, ये भी एरोसोल ही है, जिसका एग्जाम्पल होगा स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट।
ये सब आपको एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन आया हुआ था क्या, लिक्विड इन लिक्विड, ये क्या होता है, इमल्सन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क और फेस क्रीम। ठीक, नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या है, सोल है, इसका एग्जाम्पल होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद है गैस इन सॉलिड, ये क्या है, फोम, इसका एग्जाम्पल फोम, रबर, स्पंज और पोमाइस। ठीक, नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, ये क्या है, जेल, जेल, इसका एग्जाम्पल है जेली, चीज़, बटर। उसके बाद है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल हो गया ये, कलर्ड जैम, मिल्की ग्लास। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं आपको बताना है। ये सारा थर्मामीटर का ही एक प्रकार है। मरकरी, मरकरी थर्मामीटर क्या करता है कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापने का काम करता है। प्लेटिनम थर्मामीटर क्या करता है कि ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापने का काम करता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है कि 700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापने का काम करता है। अच्छा, ये क्या है कि ये एक ऐसा रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसको कि कांटेक्ट में लाए बिना ही आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा पायरोमीटर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को माप कौन सकता है, पायरोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग क्या है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसी मिक्सचर के कंपाउंड को अलग करने के लिए किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इन आइडेंटिफाइंग कलर्स मटेरियल, रंगीन पदार्थों को पहचानने के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट है बी, इन डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की संरचना का निर्धारण करने के लिए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी है इन कलर डिस्टिलेशन ऑफ कलर्ड मटेरियल, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है इन सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, तो ये ऑप्शन क्या है, ठीक सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सरे के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो देखिए, पहले जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। ठीक, वेवलेंथ क्या होता है, ये देखिए एक वेव है, इसके पीक को क्या कहते हैं, क्रस्ट हिंदी में उसको श्रिंक कहते हैं। ठीक, और नीचे का जो पीक होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, मतलब कि गर्त। तो किन्हीं दो श्रिंग या किन्हीं दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसको किस में मापा जाता है, तो इसको एमस्ट्रॉन्ग में मापा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्सरे के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो इसके तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका क्या यूज है, तो ये आयंस के मास और चार्ज के रेशियो को मेजर करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर क्या है, तो ये सभी तरह के रेडिएशन को डिटेक्ट और मेजर करने का काम करता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो इसका यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सरेट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो आपको फिजिकल चेंज का उदाहरण क्या है इनमें से वो बताना है। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज इसमें क्या होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ स्टेट बदल जाती है और पुनः वह अपने पुराने स्टेट में लौट भी आती है। तो इसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज।
देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि सिल्वर ब्लैकनिंग इन द एयर, हवा में चांदी का कालापन। तो ये क्या है, ये केमिकल रिजेक्शन की वजह से इसमें कालापन आता है, इसलिए ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैंडल बर्निंग, मोमबत्ती का जलना, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक, सी है ऑप्शन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, ये भी केमिकल चेंज है। डिजॉल्व शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चीनी का पानी में घुलना। इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जबकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग या बेंडिंग, साथ ही साथ डिजॉल्विंग। अभी हमने देखा डिजॉल्विंग के बारे में कि चीनी का पानी में घुलना या नमक का पानी में घुलना, ये सारा क्या है, फिजिकल चेंज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड मोस्ट क्विकली, कर रहा है कि इसमें किसके द्वारा आग को जल्दी से बुझाया जा सकता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर या फिर आइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग वाटर। आप बोलोगे बॉइलिंग वाटर ही क्यों, आइस क्यों नहीं? तो चलिए देखते हैं कि आइस क्यों नहीं और बॉइलिंग वाटर ही क्यों। तो देखिए क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है वो हीट एब्जॉर्प्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वो उतना अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है। देखिए ठंडे पानी को गर्म होने तथा बर्फ के पानी में बदलने में कम हीट की आवश्यकता होती है, जबकि बॉइलिंग वाटर के स्टीम बनने में ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि एक्सटिंग्विशर में बॉइलिंग वाटर का ही यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें आपसे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज में हमेशा ही नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, नया प्रोडक्ट। जबकि अभी हमने पढ़ा है आपको कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ वो अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। इसमें क्या कर रहा है कि एक प्रिज्म है जिससे होकर एक व्हाइट लाइट को गुजारा जा रहा है, तो ये 7 कलर के रंगों में विभक्त हो जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, लेकिन जब इसके आगे फिर एक प्रिज्म रख दिया जाता है, ये पुनः अपने पुरानी अवस्था में लौट आता है। तो यहाँ किसी भी तरह का नया कंपोजिशन नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर सी है मूडी सोयल बिकम्स ब्रिटल अपॉन ड्राइंग। सनी हुई मिट्टी सूखने पर क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है। यहाँ भी कोई नया कंपोनेंट नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घुलना, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक, तो बच कौन गया, ऑप्शन नंबर बी। वेजिटेबल बिकम्स सॉफ्ट ऑन कुकिंग, तो ये सब्जी को जब पकाते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे बर्निंग हो गया, रिएक्शन विथ एन एसिड या फिर बेस, रस्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग या फिर डाइस्टिंग, ये सारा क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। इसमें कह रहा है जब किसी पिंड को तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस पे इसका क्या भार होगा, mg। इसको जब किसी कंटेनर जिसमें कि लिक्विड भरा पड़ा है उसमें जब डालते हैं, ये क्या करता है कि जब भी किसी ब्लॉक को भरे हुए पानी के कंटेनर में डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को क्या करता है कि वो डिस्प्लेस कर देता है, जिसके कारण इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, जिसको क्या कहते हैं, बुओयेंसी फोर्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, बुओयेंसी फोर्स। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है,
बुयांसी फोर्स, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग रस्ट फ्री आयरन इज। आपसे पूछ रहा है कि रस्ट फ्री आयरन, जंग रहित लोहे बनाने के लिए किस महत्वपूर्ण धातु का यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। देखिए क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए किस किस मेटल का यूज किया जाता है और उसकी क्या मात्रा होती है। तो क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील जब बनाते हैं तो इसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है? 90%। ठीक, जबकि क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है? 10%। ठीक, मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 0.35%। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील में कार्बन की क्या मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा क्या होती है? 2.5%। ठीक, और इसमें टीन भी ऐड रहता है। ठीक, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।